हाय एवरीवन, माय सेल्फ सचिन दिस साइड। और आज हम पढ़ाएंगे बर्न का पार्ट 3, जिसमें हमारे टॉपिक रहेंगे फ्लूइड मैनेजमेंट इन द बर्न पेशेंट, मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ बर्न इंजरी लाइक केमिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न और द इनहेलेशन बर्न। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट और डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था बर्न एंड इट्स टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न, एरियाज ऑफ क्यूटेनियस इंजरी, असेसमेंट ऑफ बर्न इन द वेलेस रूल ऑफ 9। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप पार्ट 1 देखिए। इसके अलावा जब हमने पार्ट 2 डिस्कस किया था तो पार्ट 2 में हमने आपको पढ़ाया था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द बर्न, आइडेंटिफिकेशन, टाइप एंड द डिग्री ऑफ द बर्न। यानी कि इसमें हमने ये बताया था कि अगर आपके सामने एक बर्न का पेशेंट है तो आप उसको एग्जामिन करके पता कर सकते हैं कि ये कौन सी डिग्री का बर्न है, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है या थर्ड डिग्री है। साथ ही साथ पार्ट 2 में हमने मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द बर्न पढ़ाया था, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया था। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स देखने तो आप पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। तो आज पार्ट 3 में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज द फ्लूइड मैनेजमेंट इन द बर्न पेशेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके सामने एक बर्न पेशेंट है तो आपको उसको देख के ये एग्जामिन करना है कि आप इसको कौन सा फ्लूइड चढ़ाएंगे और जो आप फ्लूइड चढ़ाएंगे उसका अमाउंट कितना होगा, ठीक है। फर्स्ट 24 आवर्स में जब से इंसान बर्न हुआ है उसके फर्स्ट 24 आवर्स में आप कितना ब्लड चढ़ाएं, कितना फ्लूइड चढ़ाएंगे, नेक्स्ट 24 आवर्स में आप कितना फ्लूइड चढ़ाएंगे, तो वो सारी बातें हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई बर्न का पेशेंट है तो उसको फ्लूइड चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना, ये कैसे डिसाइड होता है। तो अगर कोई अडल्ट है और उसकी टोटल बॉडी सरफेस एरिया का ग्रेटर देन 15% आपको बर्न देखने को मिल रहा है, या फिर अगर कोई चिल्ड्रन है उसके टोटल बॉडी सरफेस एरिया का ग्रेटर देन 10% आपको क्या देखने को मिल रहा है, बर्न देखने को मिल रहा है, तो उस केस में क्या देते हैं हम, फ्लूइड उस पेशेंट को देते हैं। क्योंकि इस केसेस में रिस्क ऑफ हाइपोवोलेमिया होता है, यानी कि डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे पेशेंट को क्या होती है सॉरी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है। हाइपोवोलेमिया क्यों होता है? क्योंकि जब इतना सारा बर्न हुआ होता है तो उस केस में क्या होता है, जो ब्लड वेजल्स होती हैं उन ब्लड वेजल्स की जो कैपिलरी परमिएबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ जो ब्लड वाला पार्ट होता है इसमें जो प्लाज्मा वगैरह जो होते हैं वो निकल के बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम देखने को मिलता है। इसलिए फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको फ्लूइड देखना है तो आप वेन्स के थ्रू देते हैं, इंट्रावीनसली देते हैं। तो आपके लिए वेन्स फाइंड आउट करनी है कि आप किस वेन के थ्रू देंगे, तो हम प्रेफर करते हैं अपर लिम्ब की वेन्स को एज कंपेयर टू द लोअर लिम्ब की वेन को, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, अपर लिम्ब की वेन्स रहेंगी। अपर लिम्ब की वेन्स में भी हमारी प्रायोरिटी रहती है या तो हैंड की वेन्स हम लेंगे या फिर जो हमारा एंटीक्यूबैटल फोसा होता है वहां की वेन लेंगे। तो जो आइडियल साइट होती है वो होते हैं अपर लिम्ब की वेन्स, और अपर लिम्ब में भी वेन ऑफ हैंड एंड द वेन इन द एंटीक्यूबैटल फोसा। लेकिन अगर एनी हाउ पर्सन के हैंड में एडिमा है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से आप जो अपर लिम्ब की वेन्स हैं, अपर लिम्ब की जो वेन्स हैं आप इनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे आता है कि आप क्या करेंगे, लोअर लिम्ब की वेन लेंगे। क्या लेंगे? लोअर लिम्ब की वेन लेंगे। और लोअर लिम्ब की वेन में भी आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, लॉन्ग सिफेनस वेन। क्या रहेगी? लॉन्ग सिफेनस वेन। आप लॉन्ग सिफेनस वेन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू द सेंट्रल लाइन इंसर्शन। सेंट्रल लाइन इंसर्शन क्या होता है, इसको हम सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल वीनस कैथेटर होता है, उसको हम इंसर्ट करते हैं कहां पे, लार्ज वेन्स के अंदर। और कहां की लार्ज वेन्स को लेते हैं, ज्यादातर हम लेते हैं नेक या चेस्ट की लार्ज वेन्स को हम लेते हैं। नेक के अंदर हम लेते हैं इंटरजुगुलर वेन को, इंटरनल जुगुलर वेन को, और चेस्ट के अंदर हम लेते हैं सब क्लेवियन या फिर एक्सिलरी वेन को, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बात करी कि किस वेन को आप लेंगे उस फ्लूइड को चढ़ाने के लिए। अब आपकी बात आती है कि आप फ्लूइड कौन सा लेंगे, आपकी फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहेगी। तो जो हमारी फ्लूइड ऑफ चॉइस रहती है वो होती है रिंगर्स लैक्टेट। बर्न पेशेंट के अंदर जो हम फ्लूइड चलाते हैं वो होता है रिंगर्स लैक्टेट। इसका कंपोजिशन की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें NaCl होता है यानी सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, वाटर होता है और सोडियम लैक्टेट होता है। तो बेसिकली हम बर्न पेशेंट को रिंगर्स लैक्टेट देते हैं। बट इन द केस ऑफ चिल्ड्रन हम चढ़ाते हैं DNS, दैट इज डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है और उस पेशेंट को प्रॉब्लम है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस या फिर उसको प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, तो इस केस में हम उस पेशेंट को नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं। ये दोनों क्या क्या दिक्कतें हैं इनके बारे में डिस्कस कर लें। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस क्या होता है कि ये बेसिकली क्या होती है, इन्फेंट की एक डिसीज होती है जिसमें इन्फेंट का जो स्टमक का जो ये पाइलोरस वाला जो रीजन होता है ना, इस पाइलोरस वाले रीजन की जो मसल्स होती हैं वो एबनॉर्मली थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उस पाइलोरस वाले रीजन में, इस वाले पाइलोरस वाले रीजन में क्या रहने लगती है, नैरोइंग होने लगती है। तो उस केस में भी हम क्या देते हैं,
नॉर्मल सैलाइन देते हैं। और जो दूसरा केस है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है जिसमें स्टमक का जो कंटेंट होता है वो इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ट्रांसफर नहीं हो पाता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो इस तरह के पेशेंट में हम यूजुअली क्या देते हैं, नॉर्मल सैलाइन देते हैं। तो जो हमारा मेन फ्लूइड है वो है रिंगर्स लैक्टेट एंड द चिल्ड्रन डीएनएस। बट कुछ अदर फ्लूइड्स भी होते हैं जो यूज किए जाते हैं, लाइक हाइपरटोनिक सैलाइन जो दिया जाता है इन द केस ऑफ बर्न शॉक पेशेंट। और इसके अलावा और जो फ्लूइड्स यूज होते हैं वो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड द ह्यूमन एल्ब्यूमिन। तो हमने वेन की बात कर ली कि हम कौन सी वेन प्रेफर करेंगे, उसके बाद हमने फ्लूइड अपना डिसाइड कर लिया कि कौन सा फ्लूइड हम देंगे। अब बात आती है कितना देंगे, कैलकुलेशन पे बात आती है, कैलकुलेशन फॉर द फ्लूइड रिक्वायरमेंट कि कितना हम फ्लूइड चढ़ाएंगे पेशेंट को। तो कितना फ्लूइड चढ़ाना है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड पार्कलैंड फॉर्मूला, और यही मोस्ट कॉमनली यूज होता है। अब पार्कलैंड फॉर्मूला में जो हम फ्लूइड चढ़ाने वाले हैं वो है क्रिस्टलॉइड बेस्ड होता है। जो फ्लूइड हम चढ़ाते हैं पेशेंट को वो क्रिस्टलॉइड बेस्ड होता है, और इस फ्लूइड का एग्जांपल है वही रिंगर्स लैक्टेट जिसके बारे में हमने बात की थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो हम फ्लूइड चढ़ाएंगे वो क्रिस्टलॉइड बेस्ड हम यूज करते हैं एज कंपेयर टू द कॉलॉइड बेस्ड, क्योंकि क्रिस्टलॉइड बेस्ड जो फ्लूइड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और स्मॉल होने की वजह से ये इजीली क्या होते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये हमारी सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। बट अगर आप कॉलॉइड फ्लूइड लेते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, जो इजीली या जनरली हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते, और ये ज्यादातर टाइम कहां पड़े रहते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पड़े रहते हैं। तो वी प्रिफर क्रिस्टलॉइड बेस्ड फ्लूइड मोर एज कंपेयर टू द कॉलॉइड बेस्ड फ्लूइड, सो वी प्रिफर द रिंगर्स लैक्टेट। अब कितना चढ़ाएंगे तो उसकी कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो ये है कि जब से पेशेंट बर्न हुआ है, जिस टाइम से पेशेंट बर्न हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस टाइम पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, मैं इस टाइम को तब से कैलकुलेट कर रहा हूं जिस टाइम पर्सन बर्न हुआ था। तो सिंस बर्न वाले टाइम से अगर आप फर्स्ट 24 आवर्स का फ्लूइड रिक्वायरमेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला है 4 ml इंटू द बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट इंटू द परसेंट ऑफ द बर्न सरफेस एरिया। तो पेशेंट जब से बर्न हुआ है उसके फर्स्ट 24 आवर्स में आपको कितना फ्लूइड उसको देना है, उसका फॉर्मूला है 4 ml इंटू द बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट इंटू द परसेंटेज ऑफ द बर्न सरफेस एरिया। कितना सरफेस एरिया पर्सन का बर्न हुआ है, कितना परसेंट बर्न हुआ है, इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जब बर्न का पार्ट 1 पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको वेलेस रूल ऑफ 9 पढ़ाया था, तो वहां से आप क्या कर लेंगे, परसेंट ऑफ बर्न कैलकुलेट कर लेंगे। बट इस फॉर्मूले में जो एक बात आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो परसेंट ऑफ बर्न सरफेस एरिया है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम 50 रख सकते हैं। यानी कि अगर मान लो पेशेंट 25% जला होगा तो आप यहाँ 25 रखोगे, अगर पेशेंट यहाँ पे 50% जला होगा तो आप 50 रखोगे। लेकिन अगर कोई पेशेंट 55% जला है या 75% जला है तो उस केस में भी आप वैल्यू कितनी रखोगे, 50। यानी परसेंट ऑफ बर्न सरफेस एरिया की जो मैक्सिमम वैल्यू आप रख सकते हैं वो 50 ही रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा रखोगे तो ओवरलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड चला जाएगा, दैट मे बी हार्मफुल। ठीक है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस देना पड़ेगा पेशेंट की किडनी को और बॉडी को। तो यहाँ पे परसेंट ऑफ बर्न सरफेस एरिया जो हम मैक्सिममली रख सकते हैं वो है 50%। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक वुमेन है जिसका वेट जो है वो 50 kg है, और इसका बॉडी बर्न जो है वो है 75%। परसेंट ऑफ बॉडी बर्न कितना है, 75%। तो इसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट हमको मेजर करनी है इन द फर्स्ट 24 आवर्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 4 ml, तो हमने यहाँ 4 ml रख दिया। बॉडी वेट कितना था वुमेन का, 50 था। ठीक है, परसेंट ऑफ बर्न एरिया हमको यहाँ लिखना है। मैंने आपको बताया था अगर 50% से ज्यादा है, कितना भी हो, 50% से कितना भी ज्यादा हो, हम उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, 50 रखेंगे। अगर मान लीजिए यही फीमेल यहाँ पे 75 की जगह 25% बर्न होती तो मैं यहाँ पे 25 रखता, अगर 45 होती तो मैं यहाँ पे 45 रखता, अगर यहाँ पे 50 होती तो मैं 50 ही रखता। लेकिन 50 से कितनी भी ज्यादा है, 55 है, 75 है, 85 है, 90 है, तो मैं यहाँ पे 50 रखूंगा, 50 तक मैक्स है। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले से अगर इस वुमेन के लिए कैलकुलेट करूं तो 4 × 50 × 50 निकल के आता है 10,000 ml, अप्रोक्सीमेटली 10 लीटर। तो आपको फर्स्ट 24 आवर्स में इस वुमेन को कितना देना है, 10 लीटर देना है। उस 10 लीटर में भी 50% की बात करूं यानी 5 लीटर आपको फर्स्ट 8 आवर्स में देना है, और नेक्स्ट 5 लीटर जो है आपको नेक्स्ट 16 आवर्स में देना है। टोटल 24 आवर्स होते हैं ना, 24 आवर्स होते हैं, 2 में डिवाइड कर दो, 8 आवर और 16 आवर। तो टोटल फ्लूइड कितना चाहिए था उस फीमेल को, 10 लीटर। तो इस 10 लीटर का जो 50% है, 10 लीटर का 50% कितना होगा, 5 लीटर, वो आपको क्या देना है, फर्स्ट 8 आवर्स में देना है, और रेस्ट 5 लीटर जो होगा वो आपको नेक्स्ट 16 आवर्स में देना है। ठीक है, तो ये तो हमने कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से।
इस फॉर्मूले से जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है फर्स्ट 24 आवर्स के लिए। सर अब नेक्स्ट 24 आवर के लिए क्या वैल्यू रहेगी? तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए सेकंड डे के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 40 to 60% ऑफ द फर्स्ट डे रिक्वायरमेंट, यानी पहले दिन जितनी रिक्वायरमेंट थी उसका 40 to 60% रिक्वायरमेंट होती है ऑन द नेक्स्ट डे और द सेकंड डे। अब अगर मैं ऊपर वाले केस में देखूं, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखूं, तो फर्स्ट डे रिक्वायरमेंट कितनी थी? 10 लीटर, और सेकंड डे रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 40 to 60%, यानी 4 to 6 लीटर। ओके, आपको एक और बात याद रखनी है, यहां पे जो हमने परसेंट ऑफ बर्न्ड सरफेस एरिया लिया था, परसेंट ऑफ बर्न्ड सरफेस एरिया लिया था, इसमें हम फर्स्ट डिग्री बर्न को काउंट नहीं करते हैं। जब हम परसेंट ऑफ बर्न सरफेस एरिया काउंट करेंगे तो उसमें हम सिर्फ सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फिर फोर्थ डिग्री बर्न को काउंट करेंगे, फर्स्ट डिग्री बर्न को इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो दिस इज आवर मेन फॉर्मूला फॉर द फ्लूइड रिक्वायरमेंट कि कितना फ्लूइड देना है। इसके अलावा कुछ अदर फॉर्मूलाज भी होते हैं, दैट इज ब्रूक्स फॉर्मूला। ब्रूक्स फॉर्मूला जो होता है वो अडल्ट के लिए मेनली यूज किया जाता है। इसमें जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है वो वही रिंगर्स लैक्टेट होता है। इसमें जो रिक्वायरमेंट का जो फॉर्मूला है वो है 2 ml इंटू द बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट इन द kg एंड द परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। जो भी निकल के आएगा उसका जो हाफ होगा वो फर्स्ट 8 आवर्स में देना है और रेस्ट हाफ जो होगा वो नेक्स्ट 16 आवर्स में देना है। अगर यहीं चाइल्ड है तो यहाँ बस इतना चेंज हो जाता है, 2 ml की या 3 ml हो जाता है, फिर हो जाएगा बॉडी वेट ऑफ द चाइल्ड एंड द परसेंट टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बर्न परसेंट टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न ऑफ द चाइल्ड। तो ये तो था ब्रूक्स फॉर्मूला, मेनली यूज फॉर द अडल्ट। इन्फेंट्स के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज नोन एज गैल्वेस्टन फॉर्मूला फॉर द पीडियाट्रिक पेशेंट। इसमें जो रिक्वायरमेंट मेजर करते हैं, इसमें खास बात यह है कि जो आप टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न जो काउंट करते हैं वो मीटर स्क्वायर में करते हैं। वहां पे हम क्या कर रहे थे? परसेंट बर्न ले रहे थे, यहाँ पे हम लेते हैं मीटर स्क्वायर में लेते हैं कि कितना मीटर स्क्वायर बर्न हुआ है। तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है रिक्वायरमेंट का वो होता है 500 ml पर मीटर स्क्वायर टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द बर्न, यानी कि जितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है पर ml के हिसाब से 500 ml लेना है आपको फ्लूइड, प्लस इसमें हम ऐड करते हैं 2000 ml पर मीटर स्क्वायर ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया। यहाँ पे जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया लिया है वो बर्न वाला लिया है, और यहाँ पे जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया लिया है वो टोटल बॉडी का लिया है, चाहे बर्न है या नहीं। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट निकल के आएगी उसका फर्स्ट हाफ जो होगा वो दिया जाएगा विदिन 8 आवर्स, और रेस्ट हाफ जो होगा रिक्वायरमेंट का वो दिया जाएगा इन द नेक्स्ट 16 आवर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द फ्लूइड रिक्वायरमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉनिटरिंग ऑफ द फ्लूइड रिससिटेशन। क्या मॉनिटर कैसे करोगे कि जो आप फ्लूइड चला रहे हैं वो एडिक्वेट है या नहीं है? तो बेस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर की अगर हम बात करें फॉर द टिश्यू परफ्यूजन, ये चेक करने के लिए कि सारे टिश्यूज को प्रॉपरली फ्लूइड प्रॉपर अमाउंट में पहुंच पा रहा है कि नहीं, इस बात का क्लिनिकल इंडिकेटर क्या है? तो इस बात का क्लिनिकल इंडिकेटर जो होती है वो होती है यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट से आपको पता पड़ेगा कि जो आपकी बॉडी के टिश्यूज हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड पहुंच पा रहा है कि या नहीं। अगर यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए वो होना चाहिए 1 ml पर मिनट। अगर यूरिन का प्रोडक्शन पेशेंट की बॉडी में 1 ml पर मिनट से कम हो रहा है, इसका मतलब उसको प्रॉपरली फ्लूइड नहीं पहुंच पा रहा है। तो दिस इज फॉर द एडल्ट। अगर वहीं चाइल्ड की केस में बात करें तो चाइल्ड के केस में इसकी वैल्यू जो होती है वो रहती है 0.5 to 1 ml पर मिनट। तो अगर पेशेंट इतना यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, इन द केस ऑफ एडल्ट 1 ml पर मिनट, और इन द केस ऑफ चाइल्ड 0.5 to 1 ml पर मिनट, अगर इतना फ्लूइड अगर इतना यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है पेशेंट, तो इसका मतलब टिश्यू परफ्यूजन सही है, सही अमाउंट में ब्लड पहुंच रहा है। इससे अगर कम रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि प्रॉपरली फ्लूइड नहीं पहुंच पा रहा है। तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं बर्न पेशेंट के, लाइक इफ एनी बर्न पेशेंट इज हैविंग कार्डियक डिसफंक्शन, तो उस केस में जो मॉनिटरिंग की जाती है वो की जाती है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसइसोफेगल यूएसजी अल्ट्रासाउंड एंड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल लाइन इंसर्शन। सेंट्रल लाइन इंसर्शन में क्या करते हैं, हम एक सेंट्रल वीनस कैथेटर डालते हैं, उसकी हेल्प से हम सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजर करते हैं, उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि जो पेशेंट है उसको प्रॉपर फ्लूइड पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। Now we will discuss about the management of some special kind of burn, like we will discuss about chemical burn, electrical burn and the inhalation injury. स्टार्ट करें केमिकल बर्न के बारे में, यानी कोई पेशेंट है वो किसके केमिकल बर्न हुआ है, उसके ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया है या एल्कली वगैरह डाल दी है, तो उस केस में बात करें। जो केमिकल बर्न होता है ये बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है और प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, बढ़ता चला जाता है। इसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या होता है, सीवियर होता है। केमिकल बर्न हमेशा क्या होता है, एक डीप बर्न होता है। इस केस में क्या करते हैं, हम पेशेंट को लेते हैं और पेशेंट को बिठा देते हैं नलके के नीचे, पानी के नीचे, और उसको कंटिन्यूस पानी के नीचे बिठा के रखते हैं, कंटिन्यूसली उसको नहलाते रहते हैं, बाथिंग कराते रहते हैं विद द वाटर और द सैलाइन, तब तक उसकी बाथिंग कराते रहते हैं जब तक उसकी स्किन का जो पीएच है वो नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है,
आपको पता है पीएच स्केल, ये मान लीजिए ये न्यूट्रल 7 पे रहता है, एसिड इधर की तरफ रहता है और बेस इधर की तरफ रहता है। तो आपने एसिड डाला होगा या बेस डाला होगा तो पीएच कहीं शिफ्ट कर गया होगा, तो हम तब तक उसको पानी के नीचे नहलाते रहेंगे जब तक उसका स्किन का पीएच जो हो जाए वो क्या ना हो जाए, नॉर्मल ना हो जाए। कुछ एक्सेप्शन केस हैं जहां पे हम वाटर को यूज नहीं करेंगे, उसे पानी से नहीं नहलाएंगे। अगर मान लीजिए जो आपका जो केमिकल बर्न है उसमें कोई एलिमेंटल मेटल ऐसा इन्वॉल्व है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉज कर सकता है विद द वाटर, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी यानी हीट रिलीज होगी तो और ज्यादा डैमेज हो जाएगा ना। तो इफ एनी एलिमेंटल मेटल इज इंक्लूडेड इन द केमिकल बर्न इंजरी जहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है वाटर के साथ, वहां हम वाटर से बाथिंग नहीं कराएंगे। या फिर एक और केस होता है फिनॉल बर्न। फिनॉल बर्न के केस में भी हम वाटर से वॉश नहीं कराते हैं, वाटर से बाथ नहीं कराते हैं, क्योंकि फिनॉल जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और अगर आप वाटर बात कराएंगे तो और ज्यादा चांसेस होते हैं कि फिनॉल जो है वो टिश्यू में और डीपली क्या कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए। तो इन दोनों के केस में हम वाटर बाथ यूज नहीं करते हैं। अगर कोई केमिकल बर्न का पेशेंट है तो सबसे पहले उसके जो क्लॉथिंग और ज्वेलरी होती है अगर वो कहीं स्टिक कर गई है, चिपक गई है उस बर्न के साथ, तो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। साथ ही अगर किसी पेशेंट को केमिकल बर्न है, केमिकल बर्न के केस में हम कभी भी उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं। लाइक अगर कोई इंसान एसिड से जलाए तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर एल्कली डाल दो और न्यूट्रलाइज कर दो, और ऐसा भी नहीं है कि कोई एल्कली से जलाए तो उसके ऊपर एसिड डाल के उसे न्यूट्रलाइज कर दो, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी, और जब हीट रिलीज होगी तो उस पर्सन की जो इंजरी है वो और ज्यादा क्या हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी। तो अगर कभी कोई केमिकल बर्न है तो उसको कभी भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश मत करो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल बर्न। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी। अब इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी में दो तरह की इंजरी देखने को मिल सकती है। अगर कोई इंसान डीसी करंट से जलाए या फिर कोई इंसान एसी करंट से जलाए, तो अगर हम डीसी करंट इंजरी की बात करें तो ये लो टेंशन इंजरी होती है। ये तब होती है लाइक आपने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पकड़ लिया, तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पकड़ लिया, जैसे आपने कूलर पकड़ लिया, फ्रिज पकड़ लिया, तो ये क्या होती है, लो टेंशन की इंजरी होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, कोई बहुत एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आपने पकड़ा है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपने पकड़ा है, उसका एक अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी वजह से इसमें कोई बहुत सीवियर बर्न नहीं होता। बट इसमें जो बर्न आपको देखने को मिलता है वो कहां देखने को मिलता है, एट द साइट ऑफ एंट्री एंड एट द साइट ऑफ एग्जिट। जहां आप उसको टच करोगे, आपने हाथ से टच किया था, मान लीजिए कोई कूलर था, फ्रिज किया था, तो वहां पे आपके फिंगर्स में इंजरी देखने को मिलेगी या फिर टूज में इंजरी देखने को मिलती है। यहाँ पे जो इंजरी होती है वो टेंशन, टेंडन्स और नर्व डैमेज हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजरी बाय द डीसी करंट। इस केस में आपको क्या देखने को मिल सकता है, टेंडन में इंजरी देखने को मिल सकती है, नर्व डैमेज आपको देखने को मिल सकती है, लाइक आपने इन्वर्टर वगैरह पकड़ लिया हो, ठीक है। दूसरा होता है एसी करंट से इंजरी। एसी करंट से इंजरी जो होती है ये बेसिकली सीवियर होती है। इसमें क्या होती है, टिटनाई वाली स्टेज क्रिएट हो जाती है। लाइक मान लीजिए कोई वायर था, वो कटा हुआ वायर था, छिला हुआ वायर था और उसमें करंट जा रहा था, तो आपने उस वायर को पकड़ लिया, या हाई टेंशन वायर जो जाते हैं पोल के थ्रू, उसको आपने पकड़ लिया, तो वो सीवियर होते हैं। उसके केस में क्या होता है, टिटनाई हो जाती है, मसल स्पाज्म हो जाता है, और पेशेंट उस तार से या तब तक नहीं छूटता जब तक आप मेन लाइन को ऑफ ना कर दो। ये इसमें जो मेन खतरा और एक जो रहता है वो ये रहता है कि जो एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अगर हमारे हार्ट के साथ, हार्ट बीट के साथ अगर मान लीजिए उसमें आ जाए, इंटरफेरेंस में आ जाए, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, या हार्ट एकदम से एबनॉर्मली हाई बीटिंग शो कर सकता है, जिसकी वजह से पर्सन को हार्ट अटैक आ सकता है। तो इस केस में अगर मान लीजिए एसी करंट से अगर किसी को इंजरी हुई है तो उसके केस में हम ईसीजी कराना प्रेफर करते हैं, ये चेक करने के लिए कि उसकी कोई हार्ट में इंजरी तो नहीं हुई है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट, दैट इज इनहेलेशन इंजरी। इनहेलेशन इंजरी वो इंजरी होती है जो किसी मेजर फायर बर्न की वजह से होती है। लाइक घर में सिलेंडर फट गया, पूरे घर में आग लग गई, या फिर मान लीजिए कोई व्हीकल था उसमें बर्न हो गया, लाइक पूरे एरोप्लेन में आग लग गई या ट्रेन में आग लग गई। तो जो मेजर फायर बर्न होते हैं उस केस में ये इंजरी आपको देखने को मिलती है। इस केस में जो इंजरी का रीजन है वो है इनहेलेशन ऑफ हीट की फ्यूम्स को इनहेलेशन करना, या फिर कंबशन की वजह से जो गैस प्रोड्यूस होती है, जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द O2। बेसिकली जब आप इन गैसेस को इनहेल करते हो तो ये गैसेस जो होती हैं इनके लिए हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो हाई एफिनिटी रखता है। क्या रखता है, हाई एफिनिटी रखता है। तो एक तो उस एनवायरमेंट में जहां पे कंबशन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, वहां पे ऑक्सीजन पहले से कम है और इन गैसेस का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो हमारे हीमोग्लोबिन के पास क्या है, इनके लिए ज्यादा एफिनिटी है, तो वो इनको ज्यादा एक्ट करता है, तो वो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता नहीं है, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती रहती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी डेथ भी हो सकती है इन पेशेंट में। लेकिन अगर आप पेशेंट बच गया है तो उस केस में आपको ये देखने को मिलेगा
कि पेशेंट का जो ब्रोंकियल पार्ट होगा उसमें आपको कास्ट देखने को मिलेगी। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्रोंकियल कास्ट देखने को मिलता है, और द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोंकियल कास्ट वो जो है वो है ड्यू टू द एडिमा, lymph exudation and the separation of ciliated epithelium from the basement membrane। तो जो ब्रोंकिया वाला पार्ट होता है उसमें जो आपकी सीलेटेड एपिथेलियम होती है वो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है, और ड्यू टू द एडिमा एंड द लिम्फ एक्सुडेशन आपको क्या देखने को मिलता है, एक ब्रोंकियल कास्ट देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो आप हार्मफुल गैसेस इनहेल करते हो उसकी वजह से आपको कुछ डिसीज देखने को मिलती हैं, लाइक सुप्राग्लॉटिक एयरवे बर्न, लैरिंजियल ओडेमा एंड द लॉस ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, acute respiratory distress syndrome, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन ऑफ द चेस्ट वॉल मूवमेंट। तो ये सारी दिक्कत भी आपको देखने को मिल सकती है इन द पेशेंट ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ द गैसेस। मैनेजमेंट क्या है, आप वेंटिलेटर सपोर्ट देंगे पेशेंट को, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देंगे, कंटिन्यूस 100% ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं एट रेगुलर इंटरवल टू रिमूव द ब्रोंकियल कास्ट, एंड ऑन द रिक्वायरमेंट ट्रेकियोस्टोमी भी कर सकते हैं। ट्रेकियोस्टोमी क्या है, उस पर्सन की नेक में आप एक होल कर देंगे थ्रू जो ट्रेकिया के थ्रू पास होता होगा। ये क्या है, बेसिकली एक मैनेजमेंट है अल्टरनेटिव एयर पाथवे, यानी अगर इंसान नोज के थ्रू सांस नहीं ले पा रहा है प्रॉपर्ली, उसकी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है लंग्स तक, तो आप नेक में क्या करेंगे, एक ओपनिंग करेंगे जो ट्रेकिया के थ्रू पास हो रही होगी, और ये क्या है, बेसिकली एक अल्टरनेटिव पाथवे फॉर द एयर सप्लाई। इसके अलावा आप एंटीबायोटिक एंड फ्लूइड मैनेजमेंट का भी ध्यान रखेंगे इन द केस ऑफ इनहेलेशन इंजरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लूइड मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्न। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।